हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो मेटल नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले हम टोटल इसका 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अक्रेंस ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, या फिर हमें कहना चाहिए आज की क्लास में हम वैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, या फिर जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे प्रेजेंट है, सबसे ऊपर में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिछले क्लास का। पिछले क्लास में भी हमने क्या देखा था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ही देखा था, लेकिन किस तरह का मेटल का एक्सट्रैक्शन देखा था? वैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन देखा था जिसका रिएक्शन करने का क्षमता कम होता है, लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने देखा था, ठीक है। साथ ही साथ वहां पे और किसका एक्सट्रैक्शन देखे थे? और वहां पे हम एक्सट्रैक्शन देखे थे मीडियम रिएक्टिव मेटल का, या फिर हमें कहना चाहिए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन वहां पे हम लोग देखे थे। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। आज के क्लास में हमें क्या देखना है? आज के क्लास में हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब वैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे जिसका रिएक्शन करने का क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। या फिर वैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन सीखेंगे जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे प्रेजेंट है, सबसे ऊपर में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। और यार शुरू करते हैं आज का क्लास। बात आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल का। थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा पिछले क्लास का, तो पिछले क्लास में हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आमतौर पे किसका यूज कर रहे थे? कार्बन का। किसका यूज कर रहे थे? कार्बन का। लेकिन मोस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में आपका कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? कि जो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इसका रिएक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। क्या होता है? कार्बन से ज्यादा होता है। आपसे पूछिएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में क्या हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इसका रिएक्टिविटी कार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। लिखते चलते हैं। वी कैन नेवर obtain or extract the most reactive metals from their compound by heating them with carbon। कोई दिक्कत है? हाँ, तही ना। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि जो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसे कभी भी एक्सट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। कहां से? कंपाउंड से। कैसे? बाय हीटिंग देम विथ कार्बन। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल का जो कंपाउंड है उसे कार्बन के साथ हीट करके कभी भी वहां से हम मेटल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? हाँ तक। ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका कैसा पॉइंट है? पहला पॉइंट है। इसके बाद ध्यान रखना क्या होता है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑक्साइड होगा किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल का, जैसे बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इन सब का जो ऑक्साइड होगा इसे कभी भी हम कार्बन का यूज करके रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। मतलब इनके रिडक्शन में कभी भी हम कार्बन का यूज नहीं कर पाएंगे। That means that means that means we can never use the carbon as a reducing agent as a reducing agent during the reduction of oxides of most reactive metals that is aluminum, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना इंफॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखिएगा। हम क्या देख रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल देख रहे हैं, वैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे प्रेजेंट है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि जो भी हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट करने में कभी भी हम कार्बन का यूज नहीं कर पाते एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वी कैन नेवर ऑब्टेन और एक्सट्रैक्ट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हम कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे? बाय हीटिंग देम विथ कार्बन। मतलब कार्बन के साथ गर्म करके
उसके कंपाउंड से कभी भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कार्बन का यूज नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बात आता है कि यहाँ पे यूज किसका होगा। यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल्स फ्रॉम द oxides of highly reactive metals are extracted by the help of electrolytic reduction, मतलब यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड होता है, इससे अगर मेटल को अलग करना है तो हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रोसेस लगाएंगे। बात आता है कि सर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? वैसे रिडक्शन का प्रोसेस जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हो, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो रिडक्शन प्रोसेस which occurs in presence of electricity और इलेक्ट्रिक करंट दो रिडक्शन प्रोसेस which occurs in presence of electricity or electric current called इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। बात आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के दौरान हम कौन सा करंट का यूज करते हैं? हम हमेशा डीसी करंट का यूज करते हैं। कौन सा करंट का? डीसी करंट का यूज करते हैं। वैसा करंट जो कहां से प्रोड्यूस हो रहा हो? बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा है। कहां से प्रोड्यूस हो रहा हो? बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा हो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन we always uses the DC current that means those current which is produced by बैटरी। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग बेसिक तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन किसका देख रहे हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल का, मतलब वैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वी कैन नेवर ऑब्टेन, हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं या फिर हम कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। किसको? मोस्ट रिएक्टिव मेटल को। कहां से? उसके कंपाउंड से। कैसे? बाय हीटिंग देम विथ कार्बन। मतलब अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, किसका? मोस्ट रिएक्टिव मेटल का, इसे कार्बन के साथ हीट करने के बाद हमें यहां से मेटल मिलने वाला नहीं है। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा समझिएगा, दैट मीन्स वी कैन नेवर यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। कब? ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मतलब जब मोस्ट रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन करना होगा उस समय हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन होता है? एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब के सब क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, इसके बाद बात आता है मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो मेटल होता है उसे हम हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके। क्या करके? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके। अगर हम कहते हैं कि ये ऑक्साइड है किसका? हाईली रिएक्टिव मेटल का, यहां से मेटल को बाहर निकालना है तो कौन सा प्रोसेस लगाना होगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बात आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? वैसा रिडक्शन का प्रोसेस
जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के रूप में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के केस में हम कौन सा करंट का यूज करते हैं? डीसी करंट का यूज करते हैं, मतलब वैसा करंट का यूज करते हैं जो कि बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा हो। कहां से? बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा हो। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना, इतना नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है कि जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स are mainly exist in form of oxides, but 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 they can also exist in form of halides as well as हाइड्रोक्साइड। जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो मेनली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो और कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? वो हैलाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स pores of highly reactive metals exist in form of oxide, hydroxide एंड हैलाइड्स। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना, मतलब जो आपका ओर है किसका? हाईली रिएक्टिव मेटल का, वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी रह सकता है, हाइड्रोक्साइड में भी और हैलाइड के फॉर्म में भी रह सकता है। बात आता है कि हैलाइड के फॉर्म में कैसे रह सकता है। एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स के फॉर्म में कैसे रह सकता है? जैसे सोडियम रहेगा NaCl के फॉर्म में, कैल्शियम रहेगा CaCl2 के फॉर्म में, ATC कर लेना। ये सब के सब क्या है? ओर है एक तरह के, किसके? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड बताइए, किसका? हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, जिसे कि ओर के रूप में हम यूज करते हैं। NaCl हो गया, CaCl2, ये सब हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। इसके बाद बात आता है कि आखिर ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का सेटअप कैसा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया कैसे जाता है? ये सारी चीजें हमें क्या करना है? देखना है। हम यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को समझने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? NaCl का। इसका यूज करेंगे? NaCl का। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो एक लाइन और लिख देते, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो समझना, लेकिन चाहे तो आपका ऑक्साइड वाला ओर हो, चाहे तो हाइड्रोक्साइड वाला ओर हो, चाहे तो आपका हैलाइड वाला ओर हो, इन सभी के लिए हम यूज किसका करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए। मतलब चाहे तो हमारे पास ऑक्साइड का ओर हो, चाहे तो हाइड्रोक्साइड का, या तो फिर हमारे पास हैलाइड का ओर हो। यहां से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सा रिडक्शन का यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करेंगे। बट फॉर द extraction of metals from the oxide, hydroxide, from the oxide, hydroxide
as well as but for the extraction of metal from the oxide, hydroxide as well as halide ore, we always use we always uses the electrolytic reduction. Electrolytic रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना एक बार फिर से, जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो मेनली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑक्साइड के फॉर्म में। लेकिन वो और कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? वो हैलाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब जो ओर होगा हाईली रिएक्टिव मेटल का, वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी रहेगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी रहेगा और हैलाइड के फॉर्म में भी रहेगा। हैलाइड के फॉर्म में ओर किस तरह से होता है? ऐसे रहता है, NaCl हो गया, ClCl, CaCl2 हो गया, ये सब हो गया। ये सब क्या है? एक तरह का ओर है, किसका? हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। वही लिखे एग्जांपल ऑफ हैलाइड्स क्या हो सकता है? NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, ये तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड है। बट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लेकिन मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, कहां से? ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से, चाहे तो हैलाइड वाले ओर से। हम हमेशा यूज किसका करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन या तो ऑक्साइड से करना, या तो हाइड्रोक्साइड से, या तो फिर हैलाइड से। हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल से सब कुछ समझते चलेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, किस तरह से इसका सेटअप होता है, सब कुछ देखते चलेंगे। नोट कर लो। हो गया? चलो पूरा मिटाते हैं ऊपर तक। हेडिंग लाना चाहते तो लिख लीजिएगा, सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सर लगा दीजिए ना, लगा देते हैं। चलिए, सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में यूज किसका कर रहे हैं? NaCl का। किसका यूज कर रहे हैं? NaCl का। अभी NaCl कौन से फॉर्म में? सॉलिड वाले फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सॉलिड वाले फॉर्म में। देखो समझना कैसे इसका सेटअप बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक वेसल्स ले लेते हैं, या फिर हमें कहना चाहिए एक चैम्बर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक चैम्बर ले लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये चैम्बर आमतौर पे किसका बना होता है? ग्लास चैम्बर होता है। ये आमतौर पे क्या होता है? ग्लास चैम्बर होता है। ग्लास चैम्बर क्यों होता है? क्योंकि जो आपका ग्लास होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। साथ ही साथ ग्लास किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला भी नहीं है। यही कारण है कि आपके स्कूल, आपके कॉलेज के अंदर जो भी लेबोरेटरी होते हैं, उसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह रखा होता है वो आमतौर पे ग्लास वाले बर्तन के अंदर रखा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा चैम्बर लेते हैं? ग्लास चैम्बर लेते हैं, या फिर ग्लास वेसल्स यहाँ पे ले लेते हैं। ग्लास चैम्बर बोलो या फिर वेसल्स बोलो, या फिर वेसल्स बोलो, बात क्या है? सेम है। आगे चलिएगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा NaCl अभी तक सॉलिड वाले फॉर्म में था, हम इसे मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। किसके अंदर? ग्लास वेसल्स के अंदर। मतलब इसको पिघला लेते हैं, उसके बाद कहां भर लेते हैं? इसके अंदर भर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया? इसके अंदर हमने क्या ले लिया? मोल्टन NaCl। इसके अंदर हमने क्या कर लिया? मोल्टन NaCl। इसके अंदर हमने क्या भर लिया? मोल्टन NaCl ले लिया। कोई दिक्कत है? हाँ तो है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक किस तरफ इलेक्ट्रोड हम ऐसे करके लगा देते हैं, एक किस तरफ लगाते हैं? ऐसे करके, ऐसे करके। एक किस तरफ लगाते हैं? ऐसे करके। और दूसरा हम लोग इधर लगाते हैं, दूसरा हम लोग इधर लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? इसको वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। वायर के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पे लगा दो बैटरी वगैरह, ऐसे करके यहाँ से ले जाओ, ऐसे करके ज्वाइन कर दो। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ भी ज्वाइन है, यहाँ पर भी ज्वाइन है। कोई नहीं समझेगा कि तार टूटा हुआ है, सब जगह तार जुटा हुआ है। ऐसे नहीं कि समझ लेना सर तार टूटा हुआ है, तार नहीं टूटा हुआ है, तो पता चल रहा है ना कि ज्वाइन है। चलो अच्छी बात है, आगे समझिएगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बैटरी कहते हैं। बैटरी का सिंबल ऐसा ही होता है, आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ के आए होंगे। इसके अंदर जो बड़ा वाला पाई होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और छोटा वाला पाई कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किधर से किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, मतलब जो करंट चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा। ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर करंट इधर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, अगर करंट इधर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन और करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, इतना चीज समझ में आता है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद देखो बात कर लेते हैं ये हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया है। क्या लिया बाबू, इलेक्ट्रोड लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे समझिएगा। वैसा इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, उसे एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और वैसा इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, इसे कैथोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड वाला है। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है बाबू, कैथोड वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, एक बार फिर से, वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, ये भी तुम्हारा क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ये भी तुम्हारा क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है। जबकि ये तुम्हारा कौन सा है, कैथोड। ये तुम्हारा कौन सा है, कैथोड। यहाँ पे एक ट्रिक आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिक आता है, ए एन द का यूज आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल का यूज पढ़े ना, ए एन द का यूज आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, एन ऑक्स। ऑक्स के पहले अगर लगाने के लिए बोले ए लगेगा कि फिर एन लगेगा, तो आप लोग क्या लगाइएगा, एन लगा के आइएगा। ठीक है, उसी तरह से इधर के लिए ट्रिक बनता है रेड कैट। कौन सा, रेड कैट, मतलब लाल बिल्ली। मतलब कौन सा बिल्ली, लाल बिल्ली। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, इधर समझिएगा। एन से हो गया एनोड, एन से क्या हो गया, एनोड हो गया। और ओ एक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हियर हियर ऑक्सीडेशन विल अकर्स। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेड कैट। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। और कैट का मतलब हो गया कैथोड। मतलब कैथोड वाला पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। हेयर 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 रिडक्शन विल अकर्स। हेयर रिडक्शन विल अकर्स। हेयर रिडक्शन विल अकर्स। आगे समझिएगा। अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन को क्या सीखते हैं, कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उससे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, या कहीं से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उससे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अभी तक ऑक्सीडेशन के बारे में हम इतना ही सुने हैं कि अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से रिडक्शन के बारे में हमने क्या सीखा है, रिडक्शन के बारे में भी हमने इतना ही सीखा है, अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पे रिडक्शन हो रहा है। अगर कहीं पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतना चीजें आप लोग हमेशा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये जो तुम्हारा मोल्टेन NaCl है, ये जो तुम्हारा क्या है, मोल्टेन NaCl है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन कुछ ऐसे प्रेजेंट रहता है, Na+ Cl-, इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। मतलब मोल्टेन NaCl के अंदर जो तुम्हारा सोडियम है वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जो तुम्हारा क्लोरीन है वो भी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? अब समझिएगा, अब समझिएगा अब समझिएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैथोड के ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कैथोड के ऊपर किसका दबदबा होगा, कैथोड के ऊपर किसका दबदबा होगा, कैथोड के ऊपर दबदबा होगा हमारा नेगेटिव चार्ज का। किसका दबदबा होगा, नेगेटिव चार्ज का दबदबा होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं एनोड का, किसका बात कर लेते हैं, एनोड का, इस पे किसका दबदबा होगा, इस पे दबदबा होगा पॉजिटिव चार्ज का। किसका दबदबा होगा, पॉजिटिव चार्ज का। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कैथोड पे। कहां जा रहा है, कैथोड पे। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का दबदबा होगा। किसका दबदबा होगा, नेगेटिव चार्ज का दबदबा होगा। अगर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का दबदबा है तो एनोड के ऊपर कौन से चार्ज का दबदबा होगा, पॉजिटिव चार्ज का। किसका, पॉजिटिव चार्ज का। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा क्या है, कैथोड है, इस पर कौन आके जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन आके जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास नेगेटिव चार्ज का दबदबा होगा। अगर ये खुद में नेगेटिव है, अगर ये खुद में नेगेटिव है, अपनी ओर किसे खींचना चाहेगा, Na+ को कि Cl- को, तो जाहिर सी बात है Na+ को अपनी ओर खींचना चाहेगा। उसी तरह से अगर ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, एनोड वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का दबदबा है। किसका बाबू, पॉजिटिव चार्ज का दबदबा है, ऐसे करके, ठीक है। ये अपनी ओर किसे खींचना चाहेगा, Na+ को कि Cl- को, तो जाहिर सी बात है Cl- को खींचना चाहेगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? आगे चलते हैं, इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, आसान होगा। इधर हमने लिखा Cl-, इधर हमने लिखा Na+ और Na+। यहाँ पे हमने NaCl कैसे लिया था, मोल्टेन स्टेट में लिया था, ऐसे करके मोल्टेन स्टेट में ले रखा। आगे चलते हैं। अब सोचो, ये इधर मूव करना चाहेगा, ये वाला भी इधर मूव करना चाहेगा, ये सोडियम इधर मूव करना चाहेगा, ये सोडियम भी इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, देखो समझना क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो तुम्हारा Cl- है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और किसमें चलाएगा, Cl वाले फॉर्म में। किसमें चलाएगा, Cl वाले फॉर्म में। मतलब बेचारा हो जाएगा न्यूट्रल, ये बेचारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर तो बहुत सारा क्लोराइड आयन आएगा, मतलब दूसरा Cl- आया, ये भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, और फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लिया, Cl का न्यूट्रल स्टेट में। कौन से स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। अब सोचो यहां से Cl और Cl, ये दोनों Cl आपस में मिला और किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरीन गैस का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरीन गैस का। जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होना शुरू होगा तब आप क्या पाएंगे कि जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है वो यहां से इवॉल्व हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? लेकिन अगर बात कर लेते हैं किसका, कैथोड वाले प्लेट का, तो कैथोड वाले प्लेट पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम इसकी ओर खींचा चला आया और कहा भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ये बेचारा कैथोड ले लो, दे भी देता है। यहां से क्या होता है, Na+ जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और फाइनली यहाँ पे क्या बना लेता है, Na, सोडियम बना लेता है न्यूट्रल स्टेट में। कौन सा स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। कौन सा स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में, NeUTRAL, न्यूट्रल वाले फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा सोडियम होगा, एक ही थोड़ी होगा। ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करता है, फाइनली क्या बना लेता है, सोडियम बना लेता है न्यूट्रल स्टेट में। कौन से स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। ये जो तुम्हारा सोडियम है ये कहां जमा होते चला जाता है, कैथोड प्लेट के ऊपर, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। कौन से फॉर्म में, मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। यहाँ पे जो भी सोडियम है ये कौन से स्टेट में है, अभी मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। कौन से स्टेट के फॉर्म में है,
मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। कौन से स्टेट के फॉर्म में? मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। NEUTRAL होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक है, मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे किसका? NaCl का, तो हमें क्लोरीन गैस कहां पे इवॉल्व होता हुआ दिखेगा? हमें दिखेगा क्लोरीन गैस इवॉल्व होता हुआ एनोड प्लेट के पास। किसके पास? एनोड प्लेट के पास। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम का, सोडियम कहां पे एक्यूमुलेट होता हुआ दिखेगा? वो दिखेगा कैथोड प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? कैथोड प्लेट के ऊपर। कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। कोई दिक्कत यहां तक है ना? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ NaCl, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ NaCl we found that chlorine gas evolved during electrolytic reduction of NaCl. We found that chlorine gas evolved on the anode plate, while sodium metal accumulated, मतलब जमा होना, accumulated on the cathode plate, on the cathode plate in molten state, कौन सी स्टेट में? मोल्टेन स्टेट के रूप में यहाँ पे आकर के जमा होगा। जब भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे किसका? NaCl का, तो हम लोग क्या पाएंगे? क्लोरीन गैस कहाँ पे इवॉल्व होगा? एनोड प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? एनोड प्लेट के ऊपर। ये हमारा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये हमारा कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है? क्लोरीन गैस यहाँ से हमारा इवॉल्व हो रहा है। ये तुम्हारा क्या है? क्लोरीन गैस है। ये क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। कहाँ पे? एनोड प्लेट के पास। लेकिन अगर हम बात कर लें सोडियम का, कि सोडियम मेटल कहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट होगा? वो एक्यूमुलेट होगा कैथोड प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? कैथोड प्लेट के ऊपर। कौन से फॉर्म में? मोल्टेन स्टेट में। कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में, मतलब पिघला हुआ स्टेट में। कौन सा स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग हमेशा अपने पास रखिएगा। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसी को सिर्फ मिटाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ और बताना है। चलिए समझिएगा। यहाँ जो हमारा बीकर है, यहाँ पर हमारा जो बर्तन है, यहाँ पे हमारा जो चैम्बर है, यहाँ पे हमारा जो वेसल्स है, इसके अंदर हमने जो भी सब्सटेंस लिया है वो हमेशा मोल्टेन स्टेट में लेंगे। कौन सा स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में लेंगे, या फिर हमें कहना चाहिए डिजॉल्व स्टेट में लेंगे। कौन सा स्टेट में? डिजॉल्व स्टेट में। मतलब इसके अंदर अभी हमने NaCl को कौन से फॉर्म में ले रखा है? मोल्टेन स्टेट में, मतलब पूरा पिघला हुआ स्टेट में ले रखा है। लेकिन दूसरा तरीका था, NaCl को कैसे ले सकते थे? पानी में डिजॉल्व करके। NaCl लिए, पानी में डिजॉल्व किए, उस पानी को इसके अंदर हम लोग डाल दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। मतलब इसके अंदर जो भी सब्सटेंस भरा जाता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, वो हमेशा मोल्टेन स्टेट में। कौन सा स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। या फिर हमें कहना चाहिए डिजॉल्व स्टेट में। कौन सा स्टेट में? डिजॉल्व स्टेट में। या फिर हमें कहना चाहिए एक्वस मीडियम में। कौन सा मीडियम में? एक्वस मीडियम में। बात आता है कि डिजॉल्व स्टेट क्या होता है और एक्वस मीडियम क्या होता है। दोनों एक ही होता है। देखो, पानी में नमक डाल दो, पानी में NaCl डाल दो, ठीक है, इसे तुम डिजॉल्व स्टेट भी कर सकते हो। क्योंकि पानी में हमने NaCl डाला, इसीलिए हम लोग इसे एक्वस मीडियम भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्वस जो टर्म होता है,
एक्वस जो शब्द होता है वो किसके लिए आता है? वाटर के लिए। किसके लिए आता है? वाटर के लिए आता है। ठीक है, लिखिएगा here here in this glass vessels here in this glass vessels we always take the electrolyte or substance or substance or substance in form of in form of in form of molten state or in dissolved state या फिर कह सकते हैं और in aqueous और इन एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम ले सकते हैं? एक्वस मीडियम में लिया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? है ना। टर्म एक्वस इज यूज फॉर वाटर। टर्म AQU टर्म एक्वस इज यूज फॉर वाटर। वाटर का फार्मूला H2O। वाटर का फार्मूला H2O। कोई दिक्कत है यहां तक? इस बीकर के अंदर, इस ग्लास चैम्बर के अंदर हम जो भी सब्सटेंस लेंगे, हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो हमेशा मोल्टेन स्टेट में रहना चाहिए, पिघला हुआ स्टेट में रहना चाहिए, या फिर डिजॉल्व स्टेट में रहना चाहिए, मतलब वो किसी सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ रहना चाहिए, या फिर वो एक्वस मीडियम में होना चाहिए, मतलब या तो वो पानी के अंदर घुला हुआ रहना चाहिए। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, इसका डिजॉल्व स्टेट क्या होगा? पानी के अंदर घुला होना। अगर हम नमक को पानी के अंदर घुला देते हैं, इसे कहा जाता है डिजॉल्व स्टेट। क्या कहा जाता है? डिजॉल्व स्टेट कहा जाता है। इसी को और क्या कह सकते हैं? एक्वस मीडियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? एक्वस मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि एक्वस जो टर्म होता है वो किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए। इतना इंफॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? नोट कर लो, आगे चलते हैं। इसके बाद समझाना है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मिटा दे, पूरा मिटाना है। चलो, थोड़ा सा यहीं पे समझाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो समझना, ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रोड था। ये हमारा क्या था बाबू? इलेक्ट्रोड था। ठीक है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? इनर्ट एलिमेंट का, या फिर हमें कहना चाहिए इनर्ट सब्सटेंस का। मतलब वैसे सब्सटेंस का बना होगा जो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। ठीक है। हियर these electrodes these electrodes are made up of inert elements और सब्सटेंस। मतलब वैसा एलिमेंट या वैसा सब्सटेंस का बना होगा जो किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। बात आती है किसका किसका बना रह सकता है। ये बहुत सारी चीजों का बना रह सकता है। ये आपका बना रह सकता है ग्रेफाइट का। किसका बना रह सकता है? ग्रेफाइट का। इसके अलावा ये और किसका बना रह सकता है? स्टेनलेस स्टील का, जिसका हम लोग घर में बर्तन यूज करते हैं। इसके अलावा और ये किसका बना रह सकता है? प्लेटिनम का। ये किसका बना हो सकता है? ग्रेफाइट का। किसका बना रह सकता है? ग्रेफाइट का बना रह सकता है। स्टेनलेस स्टील का बना रह सकता है। स्टेनलेस स्टील का बना रह सकता है। ये और किसका बना रह सकता है? ये और बना रह सकता है आपका प्लेटिनम का। प्लेटिनम का बना रह सकता है। कोई दिक्कत है? हाँ तो है ना। इतना इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास ध्यान रखना। फाइनली यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने के बाद हमने सोडियम को NaCl से क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया गया। किसका?
सोडियम क्लोराइड का, किसका बाबू, सोडियम क्लोराइड का। और फाइनली हम यहां से सोडियम को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए, क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। फाइनली here we perform the electrolytic reduction of NaCl and we separate or extract EXTRACT and we extract the sodium from NaCl। इतना इंफॉर्मेशन अपने पास ध्यान रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। और इस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को करने के बाद हमने सोडियम को सेपरेट कर लिया, सोडियम को अलग कर लिया, सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, सोडियम को सेपरेट कर लिया, सोडियम को अलग कर लिया, या फिर हमें कहना चाहिए सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। कहां से, NaCl से। सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया कहां से, NaCl से। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। इसी तरह से हम और किसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एल्युमिनियम का। किसका बाबू, एल्युमिनियम का। कहां से, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से। यहां नोट करते हैं। पूछेगा इसी तरह से और हम किसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सभी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत रोक टोक थोड़ी ना है। एक एग्जांपल और लिख देते हैं नोट पढ़ करके। सिमिलरली aluminum is also extracted from the aluminum ALUMI from the aluminum oxide by performing their इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जिस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया और फाइनली हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया कहां से, NaCl से। उसी तरह से अगर हमें एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना होगा तो हम कहां से करेंगे, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से करेंगे। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाएगा, फाइनली हमें एल्युमिनियम क्या होगा, अलग मिल जाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। आपसे पूछेगा यहाँ पे हम ग्लास चैम्बर का यूज क्यों करते हैं। here we uses the glass vessels or chamber because glass is inert in nature, that means they do not take part in the chemical reaction, as well as they are bad conductor of। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह मिलेगा। as well as they are ग्लास इधर लिखना, as well as glass is a
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट। कोई पूछेगा ग्लास चैम्बर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि जो आपका ग्लास चैम्बर होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, साथ ही किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। थोड़ा सा देखते नीचे कट तो नहीं रहा है। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कटा है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ना इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ाते हैं, क्लास को ओवर करते हैं। चलिए बात कर लेते थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई वैसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए आयंस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस which have tendency to dissociate any chemical substance which have tendency to dissociate in form of ions or charged particle in aqueous medium. Any chemical species which have tendency to dissociate in form of ions or charged particle when we dissolve them in water. कोई सा भी वैसा केमिकल सब्सटेंस, कोई सा भी वैसा सब्सटेंस जिसके पास ये क्षमता हो कि वो डिसोसिएट हो जाए, वो क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। कब? जब उसे हम पानी के अंदर डिजॉल्व करें तब। देन सच केमिकल सब्सटेंस are known as इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल देखना। NaCl है, पानी के अंदर गया। कहाँ गया? पानी के अंदर चला गया। ठीक है। फाइनली पानी के अंदर ही किसका फॉर्मेशन करेगा? Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल बना लिया। क्या बना लिया? चार्ज पार्टिकल बना लिया। क्या बना लिया? चार्ज पार्टिकल बना लिया। ठीक है। जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है इसे कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड कैटायन। जबकि ये तुम्हारा क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एनायन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझिएगा। ये जो चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है इसे हम लोग आयंस भी कह सकते हैं। चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ इसे क्या कहते हैं? आयंस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसे कैटायन कहेंगे, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसे क्या कहेंगे? एनायन कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। NaCl कहाँ चला गया? एक्वस मीडियम में, पानी के अंदर चला गया। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? Na प्लस का फॉर्मेशन करेगा और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। दोनों रिएक्शन सेम है, कोई घबराने की बात नहीं है, सिमिलर चीजें हैं। कोई आपत्ति यहाँ तक है ना? आगे चलते हैं।
कोई भी वैसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए आयंस के फॉर्म में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट कर जाता है, आयंस का फॉर्मेशन कर लेता है, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर पाता है? कंडक्ट कर पाता है। क्या कर पाता है? कंडक्ट कर पाता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? जब तक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में नहीं जाएगा, तब तक वो करंट को कभी कंडक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है? ड्यू टू presence of these due to presence of these free ions due to presence of these free ions, that is cation and anions, due to presence of these free ions, that is cation and anion 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 electrolyte becomes able to conduct the current or electrolyte become able to conduct the current of electricity due to presence of these free ion। यहाँ पर जो फ्री आयंस प्रेजेंट है, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, इसी कारण से कोई सा भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई सा भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने देता है, करंट को अपने से कंडक्ट होने देता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? कोई सा भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टेन स्टेट में, जब वो पिघला हुआ रहेगा तब, या फिर अगर वो डिजॉल्व स्टेट में रहेगा तब, उस समय उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। whenever an electrolyte is in molten state or in aqueous state or in aqueous or in aqueous state or in dissolved state, whenever an electrolyte is in molten state or in aqueous state or in dissolved state, then they contains free movable ions. They contain free movable ions due to which they start to behave as a conductor। तब वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। CONDUCT, कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, अपने से करंट को जाने देता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो किसी तरह के करंट को कंडक्ट होने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, when electrolyte is in solid state then they do not have, when an electrolyte is in solid state then they do not have any free ions, then they do not have any free then they do not have any free ions, and hence
they and hence they do not conduct the current and behaves as a bad conductor of behaves as a bad conductor of electricity। इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग हमेशा अपने पास रखिएगा, इससे ज़्यादा आपसे कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में डिसोसिएट होने के बाद किसका फॉर्मेशन करे? आयंस का फॉर्मेशन करे, चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करे। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होता है ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है जब वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है, एक्वस स्टेट में होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है, उस समय इसके अंदर ये फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, अपने से होकर के करंट वगैरह को जाने देता है, अदरवाइज ये जाने नहीं देगा। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा तो वो कभी भी अपने अंदर क्या नहीं कंटेंट रखेगा? फ्री आयंस कभी अपने अंदर कंटेंट रखने वाला नहीं है। और जब वो सॉलिड स्टेट में है उस समय उसके पास फ्री आयंस नहीं है, इसीलिए कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता और वो किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इलेक्ट्रोलाइट कंटेन फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या कंटेन करता है? फ्री आयंस कंटेन करता है। कब? जब वो मोल्टन स्टेट में रहता है तब, या फिर डिजॉल्व स्टेट में रहता है तब, या फिर हमें कहना चाहिए एक्वस स्टेट में रहता है तब। और इसी कारण वो करंट को क्या कर पाता है? कंडक्ट कर पाता है। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।